आज मुझे अंदर भेजते तो शायद मैं उन गार्ड्स को अपनी बातों में उलझाकर माल भी बचा लेती, लेकिन आपने तो हमारी लोन वुल्फ को भेज दिया। जोया ने तिरछी नज़र से आराध्या की तरफ देखा। चुप कर जोया। टीम का वेपन और कॉम्बैट एक्सपर्ट समर अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। 6 फीट 2 इंच का समर, जिसके बाइसेप्स उसकी टी शर्ट फाड़ने को तैयार थे, हमेशा एक्शन के लिए भूखा रहता था। उसने अपनी उंगलियां चिटकाते हुए कहा, बात लड़कियों की नहीं है, बात कंसाइनमेंट की है। अगर मुझे स्नाइपर कवर की जगह फ्रंट लाइन पर एरा के साथ भेजा होता तो मैं उन सिंडिकेट वालों का वही कीमा बना देता। शिप को ब्लास्ट होने का चांस ही नहीं मिलता। तुम्हारी इसी कीमा बनाने वाली अकल की वजह से तुम्हें पीछे रखा गया था समर। टीम का हैकर और टेक जीनियस कबीर अपनी कई सारी स्क्रीन्स के पीछे से बुदबुदाया। उसके चेहरे पर मोटा चश्मा था और उंगलियां बिना रुके कीबोर्ड पर चल रही थी। चीफ, मैंने ब्लास्ट का पैटर्न चेक किया था। शिप पर जो C4 लगा था वो कोई आम क्रिमिनल सेटअप नहीं था। मिलिट्री ग्रैंड का काम है ये। किसी ने बहुत ही परफेक्शन के साथ शिप को ठीक बीच में से उड़ाया है। और ये परफेक्शन करने वाला इंसान आखिर था कौन? राठौर लगभग चिल्लाते हुए आराध्या की तरफ मुड़े। आराध्या कमरे के बिल्कुल बीच में खड़ी थी। उसका ब्लैक टैक्टिकल सूट अभी भी बारिश के पानी से पूरी तरह भींगा हुआ था। बालों से पानी की बूंदें टपक कर फर्श पर गिर रही थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कोई रोबोट नहीं लग रही थी, बल्कि एक ऐसी इंसान लग रही थी जो अंदर से इतनी बुरी तरह थक चुकी थी, इतनी टूट चुकी थी कि अब उसे किसी के चिल्लाने या ताना मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी आंखें सूनी थी, लेकिन उन आंखों के पीछे एक बहुत गहरा खौफनाक तूफान चल रहा था। उसे बार बार वैरागी की वो जेट ब्लैक आंखें और वो आवाज़ याद आ रही थी, मेरी अदालत में सिर्फ मौत मिलती है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ एरा, राठौर ने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, तुम्हारी आंखों के सामने मेरा सबसे बड़ा सबूत जलकर खाक हो गया। कौन था वो तीसरा प्लेयर जिसने हमारे मिशन के बीच में एंट्री मारी? आराध्या ने धीरे से अपनी पलकें झपकाई। वो अकेला था। आराध्या की आवाज़ बहुत ही शांत, फ्लैट और खुरदरी थी। उसके गले में हल्का सा दर्द था। काले ओवरकोट में उसने महज 10 सेकंड में उन 12 आम गार्ड्स को मार दिया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी गन डिसआर्म कर दी और शिप को उड़ा दिया। वेट अ मिनट। टीम का फील्ड पार्टनर और स्नाइपर देव, जो अब तक चुपचाप खड़ा हालत को समझ रहा था, आगे आया। देव टीम में आराध्या को सबसे बेहतर समझता था, एक बड़े भाई की तरह। एरा, तूने उसे रोकने की कोशिश की और उसने तेरी गन डिसआर्म कर दी। किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है कि वो एजेंट ए के हाथों से गन छीन ले, वो भी बिना तुझे नुकसान पहुंचाए। देव की इस बात ने कमरे में एक अजीब सी टेंशन पैदा कर दी। तभी कमरे के सबसे अंधेरे कोने से टीम का 5वां मेंबर डॉक्टर आर्यन, जो टीम का साइकोलॉजिकल प्रोफाइलर और मेडिकल एक्सपर्ट था, आगे आया। आर्यन हमेशा बहुत शांत रहता था। उसकी नज़रें इंसानों के दिमाग और उनकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने में माहिर थी। आर्यन ने बहुत ही ध्यान से आराध्या के भीगे हुए, ठंडे पड़ चुके चेहरे को देखा। उसने आराध्या के हल्के से कांपते हुए हाथों को नोटिस किया। एरा डरी हुई नहीं है देव, आर्यन ने अपनी अशांत गहरी आवाज़ में कहा। उसने अपने चश्मे को हल्का सा ऊपर किया। इसकी पल्स रेट और बॉडी स्टिफनेस बता रही है कि शिप पर जो भी हुआ वो इसके लिए कोई अनजान खतरा नहीं था, है ना एरा? आराध्या ने आर्यन की तरफ देखा। उसकी नज़रें एक सेकंड के लिए भी नहीं झुकी। वो जानती थी कि आर्यन उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने अपने अंदर के उस दर्द को इतनी गहरी तिजोरी में बंद कर रखा था कि कोई प्रोफाइलर उसे खोल नहीं सकता था। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, आराध्या ने बहुत ही सफाई से झूठ बोला, बहुत नेचुरल तरीके से। कोई हकलाना नहीं, कोई घबराहट नहीं। अंधेरा बहुत था, लेकिन वो जो भी था वो सिंडिकेट का आदमी नहीं था। वो उन लोगों को ख़त्म करने आया था। जोया ने एक हल्की सी सीटी बजाई। वाह, मतलब शहर में कोई नया
रॉबिन हुड आ गया है जो हमारे दुश्मनों को मार रहा है। इंटरेस्टिंग। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है जोया, राठौड़ ने गुस्से से उसे घूरा। फिर उन्होंने आराध्या की तरफ देखा। उनका गुस्सा अब थोड़ी सी फिक्र में बदल चुका था। वो जानते थे कि आराध्या उनकी सबसे बेस्ट एजेंट है। तुम जाओ एरा, राठौड़ ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। जाकर कपड़े बदलो और आराम करो। देव, कबीर, मुझे उस डॉकयार्ड के आसपास की एक एक सीसीटीवी फुटेज चाहिए। मुझे उस काले ओवरकोट वाले आदमी की पहचान चाहिए, इससे पहले कि वो शहर में कोई और धमाका करे। ऑन इट चीफ, कबीर ने अपने स्क्रीन की तरफ मुड़ते हुए कहा। आराध्या बिना कोई जवाब दिए मुड़ी और उस खामोश कमरे से बाहर निकल गई। लॉकर रूम 15 मिनट बाद। हेडक्वार्टर का लॉकर रूम एकदम खाली और ठंडा था। आराध्या ने अपना गीला प्रैक्टिकल सूट उतारकर एक सिंपल ब्लैक 3 पीस और ट्रैक पैंट्स पहन लिए थे। वो अपने लोअर के सामने बेंच पर बैठी थी। यहाँ कोई चीफ नहीं था, कोई आर्यन नहीं था जो उसे जज कर सके। आराध्या ने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए। उसके अंदर एक अजीब सी घुटन हो रही थी। उसने झूठ बोला था अपने चीफ से, अपनी टीम से। उसने विरागे प्रताप सिंह की पहचान छुपाई थी। क्यों? क्या वो उसे बचाना चाहती थी? नहीं, वो उसे अपने हाथों से मारना चाहती थी। अगर वो एजेंसी को विरागे के बारे में बता देती तो पूरी फोर्स विरागे के पीछे लग जाती, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता या एनकाउंटर हो जाता। लेकिन आराध्या को विरागे की मौत किसी सरकारी फाइल में बंद नहीं चाहिए थी। उसे विरागे की आंखों में वो खौफ और वो दर्द देखना था जो उसने अपनी माँ और भाई की आंखों में देखा था। तभी लोअर रूम का दरवाज़ा खुला। आराध्या ने झटके से अपने हाथ चेहरे से हटाए और अपनी आंखों की नमी को छुपा लिया। सामने देव खड़ा था। उसके हाथ में 2 गर्म कॉफ़ी के कप थे। देव चुपचाप आकर आराध्या के बगल में बेंच पर बैठ गया और एक कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। मुझे नहीं पीनी, आराध्या ने बिना उसकी तरफ देखे बहुत ही रूखी आवाज़ में कहा। देव ने हल्की सी स्माइल दी और कप वहीं बेंच पर रख दिया। तुझे क्या लगता है तू आर्यन की नज़रों से बच गई? आराध्या चुप रही। मुझे नहीं पता तूने वहाँ क्या देखा है एरा, देव ने अपनी कॉफ़ी का घुट भरते हुए बहुत ही संदिग्धता से कहा। और मुझे ये भी नहीं जानना कि तूने चीफ से झूठ क्यों बोला। तू मेरी पार्टनर है, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा रहूँगा। आराध्या ने अपनी गर्दन घुमाकर देव को देखा। देव की आंखों में एक बड़े भाई जैसी सच्ची फिक्र थी। लेकिन एक बात याद रखना, देव ने आराध्या की उन खाली आंखों में देखते हुए कहा। बदला एक ऐसा जहर है एरा जिसे पीते हम खुद हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि मरेगा सामने वाला। जो भी वो तीसरा प्लेयर है वो आग से खेल रहा है और मैं नहीं चाहता कि तू उस आग में खुद को जला ले। आराध्या ने देव की बात सुनी लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने बस इतना ही कहा, मेरी दुनिया 3 साल पहले ही जल चुकी है देव, अब मेरे पास जलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। इतना कहकर आराध्या उठी, अपना बैग कंधे पर डाला और लॉकर रूम से बाहर निकल गई। देव उसे जाते हुए देखता रहा। उसे महसूस हो रहा था कि डॉकयार्ड पर आज रात जो भी हुआ है उसने इस शांत बर्फ जैसी लड़की के अंदर एक ऐसा खौफनाक ज्वालामुखी जगा दिया है जिसे अब कोई नहीं रोक पाएगा। रात के लगभग 2:30 बज चुके थे। मुंबई की मूसलाधार बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन हवाओं में अभी भी एक चुभने वाली ठंडक और नमी बाकी थी। अपने 12वीं मंजिल के अपार्टमेंट की बालकनी में आराध्या एकदम खामोश खड़ी थी। उसने एक साधारण सी काली टी-शर्ट और लोअर पहन रखा था। शहर की पीली स्ट्रीट लाइट्स और दूर टिमटिमाती इमारतों की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। बालकनी की ग्रिल को अपने दोनों हाथों से पकड़े हुए आराध्या बस शून्य में घूर रही थी। ठंडी हवा उसके खुले बालों को उड़ा रही थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। डॉकयार्ड का वो भयानक धमाका, विरागे की वो खौफनाक आंखें और फिर लॉकर रूम में अपने आंसुओं को जबरदस्ती रोकना, आज की रात ने उसे अंदर तक निचोड़ कर रख दिया था। वो कितने अकेली हो चुकी थी। इस इतने बड़े शहर में उसका अपना कहने वाला कोई नहीं था। जो परिवार कभी उसकी हर छोटी सी चोट पर रो पड़ता था, वो अब सिर्फ एक दर्दनाक याद बनकर रह गया था। आराध्या ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद खुली रखी तो उसके आंसू इस ठंडी हवा में फिर से बह निकलेंगे।
लेकिन आराध्या इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि इस खामोश रात में वो अकेली नहीं थी। नीचे सड़क पर स्ट्रीट लाइट की रोशनी से बहुत दूर एक घने पेड़ की परछाई के बीच एक भारी भरकम काले रंग की एसयूवी कार खड़ी थी। कार का इंजन बंद था, लाइट्स बुझी हुई थी और उसके काले शीशे इस तरह थे कि अंदर का इंसान बाहर किसी को नजर न आए। पिछले सीट का शीशा महज कुछ इंच नीचे खिसका हुआ था और उस हल्की सी दरार से एक जोड़ी जेट ब्लैक आंखें बिना पलक झपकाए सीधा 12वीं मंजिल की उस बालकनी पर टिकी हुई थी। वैराग्य प्रताप सिंह उसकी उंगलियों के बीच एक सिगरेट सुलग रही थी, जिसका धुआं कार के अंदर ही एक घुटन भरा कोहरा बना रहा था। वैराग्य की नज़रें आराध्या के उस उदास ठंडे चेहरे पर इस तरह गड़ी थी जैसे वो उसके अंदर चल रहे उस तूफान को पढ़ रहा हो। कितनी बदल गई है वो। वैराग्य के अंदर का वो खामोश शैतान खुद से ही बुदबुदाया। उसे वो रात याद आ गई, वो लड़की जिसके हाथ पेंटिंग के रंगों से सने रहते थे, जिसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत और चुलबुलापन था। आज वो पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। आज वैराग्य ने डॉकयार्ड पर देखा था कि कैसे वो लड़की बिना किसी खौफ के अपनी गन का सेफ्टी क्लच हटा रही थी। वो हाथ जो कभी उसका दर्द कम करने के लिए उसके माथे पर रखे रहते थे, आज वो हाथ गोलियां चलाने के लिए बने थे। वैराग्य ने सिगरेट का एक गहरा कश लिया। उसका सीना एक अजीब से गिल्ट और भारीपन से कस गया। उसने इस लड़की से उसका सब कुछ छीन लिया था, उसकी हंसी, उसका परिवार, उसकी मासूमियत। वैराग्य जानता था कि वो बालकनी में खड़ी लड़की ऊपर से पत्थर दिखती है, लेकिन अंदर से वो आज भी उसी रात में फंसी हुई है, अपने माता पिता और छोटे भाई को पुकार रही है। तभी ड्राइवर सीट पर बैठे विक्रम ने अपना फ़ोन चेक किया और धीरे से पीछे मुड़ा। बॉस, विक्रम ने धीमी आवाज़ में कहा, उसकी एजेंसी के हेडक्वार्टर से हमारे खबरी की रिपोर्ट आई है। आराध्या अपने चीफ से झूठ बोल रही है। उसने किसी को नहीं बताया कि डॉकयार्ड पर आपने वो धमाका किया था। वैराग्य की आंखें हल्की सी सिकुड़ी। उसने सिगरेट को एशट्रे में मसल कर बुझा दिया। वो मुझे अपने हाथों से मारना चाहती है विक्रम। वैराग्य की आवाज़ में एक अजीब सी डार्क और गहरी संतुष्टि थी, जैसे वो इस मौत के लिए पूरी तरह तैयार हो। वो नहीं चाहती कि कोई और पुलिस या एजेंसी वाला मुझ तक पहुँचे। उसकी नफ़रत अब उसकी ज़िद बन चुकी है। विक्रम ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, तो अब हम क्या करेंगे बॉस? वो लड़की हमारे ही पीछे पड़ी है और आप हर रात यहाँ उसके घर के बाहर ऐसे पहरा दे रहे हैं। अगर अघोर के आदमियों को भनक लग गई कि आराध्या आपकी कमज़ोरी है, तो वो उसे आराध्या मेरी कमज़ोरी नहीं है। वैराग्य ने विक्रम की बात को बीच में ही काटते हुए एक ऐसी खौफनाक आवाज़ में कहा जो रूह कांपा दे। वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर अघोर के किसी भी आदमी ने या उसकी अपनी एजेंसी के किसी भी शख्स ने उस पर नज़र उठाने की कोशिश भी की, तो मैं इस शहर को शमशान बना दूंगा। वैराग्य ने वापस अपनी नज़रें ऊपर बालकनी की तरफ उठाई। आराध्या अब मुड़कर वापस अपने कमरे के अंदर जा रही थी। बालकनी का कांच का दरवाज़ा बंद हो गया और कमरे की लाइट्स बुझ गई। कार के अंदर एक भारी सन्नाटा छा गया। वैराग्य अभी भी उसी अंधेरी बालकनी को घूर रहा था। उसका दिमाग उन खौफनाक मंसूबों को भून रहा था जो कल सुबह इस शहर के अंडरवर्ल्ड को हिलाने वाले थे। लेकिन इस रात के सन्नाटे में कई सवाल ऐसे थे जो आने वाले तूफान की ओर इशारा कर रहे थे। क्या होगा जब आराध्या को इस बात का एहसास होगा कि जिस इंसान को मारने के लिए वो दिन रात एक कर रही है, वही इंसान हर रात उसके घर के बाहर एक साए की तरह उसकी हिफाजत करता है? और सबसे बड़ा सवाल, आराध्या जिस एजेंसी पर इतना भरोसा करती है और जिसके लिए वो अपनी जान दांव पर लगा रही है, क्या उस एजेंसी का चीफ राठौर सच में आराध्या के साथ है, या फिर उस एजेंसी के बंद दरवाज़ों के पीछे कोई ऐसा खौफनाक राज छिपा है जो अघोर और वैराग्य के बीच की इस दुश्मनी को पूरी तरह से पलट कर रख देगा? अगली सुबह एजेंसी के अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर का ब्रीफिंग रूम एक नीली ठंडी रोशनी से नहाया हुआ था। कमरे के बीचों बीच लगी बड़ी सी स्क्रीन पर एक अधेड़ उम्र के विदेशी आदमी की तस्वीर चमक रही थी। वह सिगार पी रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी धूर्तता थी। चीफ राठौर ने अपने हाथ में पकड़े लेज़र पॉइंटर को उस तस्वीर पर घुमाया। माइकल,
राठौर की भारी और सख्त आवाज़ कमरे में गूंजी। ये वो धागा है जो हमें उस सिंडिकेट के कॉलर तक पहुंचा सकता है। माइकल उस सिंडिकेट का सबसे बड़ा फाइनेंसर और मनी लॉन्डर है। डॉकयार्ड पर हमारा जो करोड़ों का नुकसान हुआ है उसका सारा हिसाब इसी के पास है। टेबल के चारों तरफ आराध्या की पूरी टीम बैठी थी। माहौल एकदम सीरियस था, लेकिन सबकी पर्सनैलिटी साफ झलक रही थी। जोया ने अपने नाखूनों को फाइल करते हुए स्क्रीन की तरफ देखा। तो प्लान क्या है चीफ? इसे इसके पेंट हाउस से उठाना है या किसी पर पब में इसे हनी ट्रैप करना है? अगर हनी ट्रैप है तो मेरा वो नया ब्लैक स्लिक गाउन एकदम परफेक्ट रहेगा। जोया ने एक अदा से अपने बाल झटके, लेकिन चीफ राठौर ने उसे घूरकर चुप करा दिया। ये कोई सड़क छाप गुंडा नहीं है जोया, जो तुम्हारी अदाओं पर फिसल जाएगा। राठौर ने गंभीरता से कहा, माइकल आज रात इंपीरियल पेरिस में होने वाले चैरिटी गाला में आ रहा है। उसके साथ कम से कम 8 आर्म्ड गार्ड्स होंगे जो आम पब्लिक की तरह सिविल ड्रेस में होंगे। हमें माइकल जिंदा चाहिए, और वो भी बिना किसी शोर मचाए। अगर गार्ड्स है तो मुझे स्नाइपर कवर के लिए बाहर किसी ऊंची बिल्डिंग पर पोजीशन लेनी होगी। देव ने अपनी चाय का टप टेबल पर रखते हुए कहा, लेकिन अंदर माइकल तक पहुंचेगा कौन? चीफ राठौर की नज़रें सीधे आराध्या पर जाकर टिक गई। आराध्या कुर्सी पर बहुत ही शांत, लगभग किसी मूर्ति की तरह बैठी थी। उसका चेहरा भावहीन था। उसकी उंगलियां बहुत ही लयबद्ध तरीके से टेबल पर टैप कर रही थी। डॉकयार्ड वाले हादसे के बाद से उसकी आंखों का सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। एरा, राठौर ने कहा, तुम माइकल को हुक करोगी? मैं? जोया ने चौंक कर पूछा। चीफ, एरा एक किलिंग मशीन है। वो लोगों की हड्डियां तोड़ती है, फ्लर्ट नहीं करती। अगर माइकल ने कुछ बदतमीजी की तो एरा उसका गला वहीं सबके सामने काट देगी। ये काम मुझे करना चाहिए। माइकल बहुत चालाक है जोया। इस बार साइकोलॉजिकल प्रोफाइलर डॉक्टर आर्यन ने अपनी शांत आवाज़ में कहा। वो ज़रूरत से ज़्यादा सजने संवरने वाली लड़कियों से दूर रहता है। उसे वो चीज़ें अट्रैक्ट करती है जो रहस्यमयी हो। एरा की आंखों में जो खालीपन और ठंडक है वो माइकल जैसे पावरफुल इंसानों के लिए एक चैलेंज बन जाती है। आराध्या ने आर्यन की बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने बस सीधा राठौर की आंखों में देखा। मुझे माइकल से क्या चाहिए? उसका फ़ोन। कबीर ने अपने लैपटॉप से नज़रें हटाए बिना कहा, माइकल का फ़ोन एक एनक्रिप्टेड डिवाइस है। अगर एरा उसके फ़ोन में मेरी बनाई हुई ये छोटी सी चिप लगा दे तो मैं उसका पूरा नेटवर्क हैक कर लूँगा। बस एरा को उसे 3 मिनट तक बातों में उलझाए रखना है, और अगर हालात बिगड़ गए तो। समर, जो अब तक चुपचाप सुन रहा था, थोड़ा आगे झुककर बोला। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी पॉजिटिवनेस थी। एरा अंदर अकेली निहत्ती नहीं जा सकती। मैं उसके साथ जाऊंगा। हाँ समर, तुम जाओगे? राठौर ने हामी भरी। तुम एक रईस बिजनेसमैन के रोल में होगे और एरा तुम्हारी पार्टनर होगी। तुम दोनों एक कपल की तरह अंदर जाओगे। कपल शब्द सुनते ही समर के चेहरे पर एक सेकंड के लिए जो खुशी आई, उसे जोया ने तुरंत पकड़ लिया। ओहो समर, जोया ने मुस्कुराते हुए चिढ़ाया। एरा के साथ कपल बनकर जाने का मौका मिल रहा है। कहीं सच में मिशन भूलकर अपनी इस डेथ प्रिंसेस के ख्यालों में मत खो जाना। वैसे भी वो तुम्हें खा जाएगी। समर का चेहरा हल्का सा लाल हुआ, लेकिन उसने तुरंत अपने गुस्से वाले लुक से उसे छुपा लिया। जवान संभाल कर जोया, मैं एक प्रोफेशनल हूँ। मैं सिर्फ बैकअप के लिए जा रहा हूँ। आराध्या को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मेरा गाउन और गन कहाँ है? उसने बहुत ही फ्लैट आवाज़ में पूछा। वार्डरोब सेक्शन में, राठौर ने कहा, लेकिन फिर उनकी आवाज़ अचानक और भी ज़्यादा गहरी हो गई। 1 मिनट एरा। टीम, एक बात ध्यान से सुन लो। सबकी नज़रें राठौर पर टिक गई। डॉकयार्ड पर जो हुआ था, वो काले ओवरकोट वाला आदमी। राठौर ने स्क्रीन पर एक धुंधली सी सीसीटीवी फुटेज चला दी, जिसमें बारिश के बीच वैराग्य की एक धुंधली सी परछाई दिख रही थी। हमें नहीं पता वो कौन है, लेकिन अगर वो सिंडिकेट का दुश्मन है तो हो सकता है कि आज रात वो माइकल को मारने इंपीरियल पेरिस भी आए। आराध्या के दिल की धड़कन एक सेकंड के लिए रुक गई, लेकिन उसने अपने चेहरे की एक भी नस को फड़ने नहीं दिया।
उसने अपनी मुट्ठी को टेबल के नीचे इतनी जोर से खींचा कि उसके नाखून उसके हथेलियों में चुभने लगे। वैराग्य, उसका दिमाग उस नाम से ही सुलगने लगा। अगर वो आदमी वहां दिखा, राठौर ने आराध्या और समर को हिदायत दी, तो हमारा मिशन माइकल से शिफ्ट होकर उस ओवरकोट वाले को पकड़ने पर आ जाएगा। मुझे वो आदमी जिंदा चाहिए। अंडरस्टूड चीफ, समर ने कॉन्फिडेंस से कहा। लेकिन आराध्या ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि अगर वैराग्य आज रात उस पार्टी में आया तो कोई एजेंसी उसे जिंदा नहीं पकड़ सकती। वैराग्य मौत का वो दरवाज़ा था जिसे खोलने के बाद कोई वापस नहीं आता। डिस्पर्स, राठौर ने मीटिंग ख़त्म की। सब अपने अपने काम के लिए उठ गए। जोया अपने जर्नलिस्ट वाले रोल की तैयारी करने लगी। कबीर अपनी हैकिंग चीफ को फाइनल टच देने लगा। समर सूट पहनने चला गया। आराध्या भी अपनी कुर्सी से उठी और खामोशी से रूम की तरफ चली गई। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो क्या पहनने वाली है या वो कितनी खूबसूरत दिखेगी। उसके दिमाग में सिर्फ दो ही चीज़ें चल रही थी, माइकल का फ़ोन और वो खौफनाक सवाल जो बार बार उसके दिमाग को कुरेद रहा था। क्या वैराग्य सच में आज रात उस पार्टी में आएगा? और अगर वो आया तो क्या आराध्या अपनी टीम के सामने अपने उस खौफनाक अतीत को छुपा पाएगी? मुंबई के सबसे आलीशान और महंगे इंपीरियल पैलेस होटल के बाहर आज महंगी कारों की कतार लगी थी। शहर के बड़े बड़े राजनेता, बिजनेसमैन और अंडरवर्ल्ड के सफ़ेद पोश चेहरे इस चैरिटी गाला का हिस्सा थे। लेकिन एजेंसी जानती थी कि ये सिर्फ एक पार्टी नहीं, बल्कि अदृश्य सिंडिकेट के टॉप फाइनेंसर और मनी लॉन्डर माइकल से मिलने का एक अड्डा है। और आज रात का मिशन था माइकल को बिना कोई शोर किए वहां से उठाना। होटल के पोर्च में एक शानदार ब्लैक बेंटले आकर रुकी। कार के बाहर समर खड़ा था। उसने एक परफेक्ट फिटिंग वाला ब्लैक टैक्सीडो पहना हुआ था। अपने बाइसेप्स और अग्रेसिव नेचर के लिए मशहूर समर आज एक रईस बिजनेसमैन के रोल में था। उसने अपने कान में लगे ईयरपीस पर उंगली रखी। मैं पोजीशन पर हूँ। एरा कहाँ है? समर ने हल्की सी झुंझलाहट में पूछा। तभी कार का पिछला दरवाज़ा खुला और जो शख्स बाहर आया उसे देखकर समर की झुंझलाहट, उसकी सांसें और उसकी पलकें सब एक ही जगह फ्रीज हो गई। आराध्या ने एक डीप वाइन रेड कलर का सिल्क बैकलेस गाउन पहना था जो उसके शरीर से एक बहते हुए पानी की तरह लिपटा हुआ था। उसके बाल एक मैसी बन में बंधे थे जिससे उसकी दूधिया लंबी गर्दन और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। हल्का सा मेकअप, डार्क रेड लिपस्टिक और उसकी आंखों का वो सर्द कातिलाना सन्नाटा, वो किसी अप्सरा जैसी नहीं बल्कि एक बेहद खूबसूरत और जानलेवा हथियार जैसी लग रही थी। समर, जो हमेशा किसी न किसी बात पर बहस करता था, आज उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। वो बस आराध्या को घूरे जा रहा था। वो भूल ही गया था कि वो दोनों एक मिशन पर है। मुंह बंद करो समर, या मैं स्टेपलर से बंद करूं। आराध्या ने बिना उसकी तरफ देखे बहुत ही ठंडी और फ्लैट आवाज़ में कहा। उसने अपने गाउन के साइड स्लिक को हल्का सा एडजस्ट किया जहां उसकी थाई पर एक छोटी सी साइलेंसर गन बंधी हुई थी। ईयरपीस में जोया की चुलबुली हंसी गूंजी। हाँ, मुझे कबीर की स्क्रीन पर समर का हार्ट रेट बढ़ता हुआ दिख रहा है। कंट्रोल मजनू, वो हमारी डेथ प्रिंसेस है, तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। शट अप जोया, समर ने झेपते हुए अपना टाई ठीक किया और आराध्या की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। चलो अंदर चलते हैं डार्लिंग। आराध्या ने समर का हाथ नहीं पकड़ा। उसने बस अपना हाथ समर के बाह में फंसा लिया और दोनों एक परफेक्ट रईस कपल की तरह उस जगमगाते बैंक्वेट हॉल के अंदर दाखिल हुए। हॉल के अंदर का नज़ारा किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा था। झूमर की पीली रोशनी, महंगी वाइन की महक और धीमा बजता हुआ जैज म्यूज़िक। जोया वहाँ एक इंटर्नशिप जर्नलिस्ट के भेष में पहले से मौजूद थी और कबीर बाहर वैन से सबका रडार चेक कर रहा था। टारगेट 3 o'clock। ईयरपीस में कबीर की आवाज़ आई। माइकल बार काउंटर के पास है। आराध्या की नज़रें तुरंत माइकल पर लॉक हो गई। आराध्या ने समर की तरफ बिना देखे कहा,
तुम यहीं रुको। अगर मैं गार्ड्स के साथ उलझी तो माइकल शक करके भाग जाएगा। मैं उसे अकेले हैंडल करूँगी। लेकिन एरा, समर ने थोड़ा पॉजेसिव होते हुए आराध्या की कमर पर हाथ रखने की कोशिश की। आराध्या ने बहुत ही सफाई से बिना किसी का ध्यान खींचे समर के हाथ को झटक दिया। उसकी आंखों में एक सख्त चेतावनी थी, डोंट टच मी समर, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। आराध्या भीड़ को चीरती हुई माइकल की तरफ बढ़ी। उसकी चाल में गजब का आत्मविश्वास था। लेकिन इसी हॉल के दूसरे छोर पर वीआईपी बालकनी के अंधेरे कोने में एक शख्स खड़ा था जिसकी नज़रें इस पूरे खेल पर थी। विराग्य प्रताप सिंह। वो कोई बेवकूफ़ गुंडा नहीं था जो मेन गेट से शोर मचाते हुए एंट्री ले। वो एक इंटरनेशनल माफिया किंग था। वो एक रईस इन्वेस्टर के रूप में बहुत ही खामोशी से इस पार्टी में मौजूद था। उसके ब्लैक टक्सीडो पहना था और उसके चेहरे पर वो खौफनाक सन्नाटा था। वैराग्य ने ऊपर से देखा कि समर ने आराध्या की कमर छूने की कोशिश की थी। एक सेकंड के लिए वैराग्य की उंगलियों ने अपनी बालकनी की रेलिंग को इतनी ज़ोर से भींचा कि समकरण चटकने की आवाज़ आई। उसका खून खौल उठा। उसके अंदर का वो शैतान चीख चीख कर कह रहा था कि समर का वो वहीं पर हाथ काट दे। लेकिन वैराग्य का दिमाग उसके गुस्से से ज़्यादा तेज चलता था। अगर मैंने यहाँ कोई तमाशा किया तो उस सिंडिकेट बॉस को पता चल जाएगा कि आराध्या मेरी कमज़ोरी है और वो सबसे पहले आराध्या को मारेगा। वैराग्य ने अपने गुस्से को जहर की तरह निगल लिया। उसने समर को नज़रअंदाज किया और अपनी खौफनाक नज़रें माइकल पर टिका दी। माइकल आज जिंदा बाहर नहीं जाने वाला था, लेकिन वैराग्य इंतज़ार कर रहा था सही मौके का। नीचे आराध्या माइकल के पास पहुंच चुकी थी। माइकल इस खूबसूरत लड़की को देखकर अपनी सिगार की राख छाड़ना भूल गया। क्या मैं आपको एक ड्रिंक ऑफर कर सकता हूँ लेडी? माइकल ने अपनी चिकनी चुपड़ी आवाज़ में कहा। आराध्या ने एक कातिलाना और रहस्यमयी मुस्कान दी। वो जानती थी कि ऐसे लोगों को कैसे उलझाना है। ड्रिंक तो सब पीते हैं मिस्टर माइकल, मुझे वो चीज़ें पसंद है जो सीक्रेट हो। माइकल बुरी तरह आराध्या के जाल में फंस चुका था। उसने अपने गार्ड्स को इशारा किया कि वो दूर रहे और आराध्या को लेकर हॉल के पीछे बने एक शांत और वीआईपी प्राइवेट लाउंज की तरफ बढ़ गया। लाउंज में जाते ही जैसे ही माइकल ने मुड़कर आराध्या को बाहों में लेना चाहा, आराध्या की वो रहस्यमयी मुस्कान एक सेकंड में मौत की ठंडक में बदल गई। उसने बिजली की फुर्ती से अपना हाथ माइकल की कोट की जेब में डाला। एक हाथ से उसने माइकल का एनक्रिप्टेड फ़ोन निकाला और दूसरे हाथ से अपनी थाई पर बंधी छोटी सी शटगन माइकल की गर्दन पर लगा दी। माइकल की आंखें पलट गई और वो बिना कोई आवाज़ किए सोफे पर गिर पड़ा। कबीर, फ़ोन मेरे पास है, डेटा ट्रांसफ़र शुरू कर रही हूँ, आराध्या ने ईयरपीस में कहा और फ़ोन में वो छोटी सी हैकिंग चिप लगा दी। आराध्या की मिशन परफेक्टली पूरी हो चुकी थी। उसे किसी वैराग्य की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन तभी लाउंज का दरवाज़ा खुला। माइकल के वो 4 खूंखार गार्ड्स, जिन्हें कुछ शक हो गया था, अंदर घुस आए। उन्होंने आराध्या को माइकल के बेहोश शरीर के पास फ़ोन के साथ देख लिया। वो साली एजेंट है, मारो उसे, एक गार्ड ने अपनी साइलेंसर गन निकालते हुए फुसफुसा कर चिल्लाया ताकि बाहर पार्टी में शोर ना हो। आराध्या के चेहरे पर कोई खौफ नहीं आया। वो इस चीज़ के लिए पूरी तरह ट्रेंड थी। उसने फ़ोन को अपने गाउन के अंदर सुरक्षित किया और अपने गाउन के स्लीक से अपनी फाइटिंग नाइफ निकाल ली। जब पहला गार्ड उसकी तरफ बढ़ा, आराध्या ने एक हवा में उछाल लगाई। गाउन में होने के बावजूद उसकी फुर्ती कमाल की थी और अपने पैरों से उस गार्ड की गर्दन को कैंची की तरह फंसाकर ज़मीन पर पटक दिया। लाउंज के अंदर एक खामोश लेकिन जानलेवा लड़ाई शुरू हो गई। आराध्या बेहतरीन लड़ रही थी। उसने 2 गार्ड को बहुत ही ब्रूटल तरीके से खून से नहला दिया था, लेकिन गार्ड्स ज़्यादा थे और वो भारी हथियारों से लैस थे। एक गार्ड ने आराध्या को पीछे से पकड़ लिया और दूसरा अपनी गन का पिछला हिस्सा उसके सिर पर मारने ही वाला था कि लाउंज के पीछे वाला शीशे का दरवाज़ा, जो बालकनी की तरफ खुलता था, बिना किसी आवाज़ के खुला। कमरे का तापमान एकदम से गिर गया। आराध्या को पीछे से पकड़ने वाले गार्ड की आंखों में अचानक खौफ छा गया। इससे पहले कि वो मुड़ पाता, एक बहुत ही बाहरी लोहे जैसे पंजे ने उस गार्ड के सिर को पीछे से पकड़ा और एक झटके में उसकी गर्दन 180 डिग्री पर घुमा दी। वो गार्ड एक बेजान कठपुतली की तरह ज़मीन पर गिर पड़ा।
आराध्या ने झटके से मुड़कर देखा। विरागे प्रताप सिंह वो अंधेरे से निकलकर ऐसे खड़ा था जैसे खुद मौत ने सूट पहन लिया हो। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ एक सर्द और खूंखार शांति थी। बाकी बचे दो गार्ड्स ने घबराकर विरागे पर गोलियां चलानी चाही, लेकिन विरागे और आराध्या दोनों ने एक साथ मूव किया। आराध्या ने एक गार्ड के घुटने पर जोरदार किक मारी और उसके सीने में अपना चाकू उतार दिया। उसी सेकंड विरागे ने दूसरे गार्ड का हाथ पकड़कर उसे इस तरह मरोड़ा कि उसकी हड्डियां चमड़ी चीरकर बाहर आ गई, और फिर विरागे ने उस गार्ड का सिर दीवार पर इतनी जोर से दे मारा कि वो वहीं खत्म हो गया। कमरे में अब सिर्फ लाशें थी, आराध्या की भारी सांसें थी और विरागे का वो रूह कपा देने वाला सन्नाटा था। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने खड़े थे। आराध्या की वाइन रेड ड्रेस पर उन गार्ड्स के खून की कुछ छींटें आ गई थी। विरागे का टक्सीडो एकदम साफ था। वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। आराध्या की आंखों में बेइंतहा नफरत थी। वो इस इंसान से चिढ़ती थी क्योंकि वो जहाँ भी जाती ये शैतान परछाई की तरफ वहाँ पहुँच जाता था। मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी थी, आराध्या ने अपने चाकू से खून पोंछते हुए जहर बूझी आवाज़ में कहा। मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। विरागे ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि आराध्या कितनी काबिल है। उसने आराध्या को कमज़ोर नहीं समझा था, उसने बस उन कीड़ों को मारा था जो आराध्या को छूने की हिम्मत कर रहे थे। विरागे की नज़र सोफे पर बेहोश पड़े माइकल पर गई। तुम्हारी एजेंसी को जो डाटा चाहिए था वो मिल गया? विरागे ने बिना आराध्या की तरफ देखे अपनी बहुत ही भारी और ठंडी आवाज़ में पूछा। हाँ, आराध्या ने फ़ोन को अपनी मुट्ठी में कसते हुए कहा। अब मैं इसे हेडक्वार्टर ले जा रही हूँ। इससे वो सिंडिकेट बॉस ज़्यादा दिन तक छुप नहीं पाएगा। गुड। विरागे ने अपने कोट के अंदर हाथ डाला। आराध्या को लगा वो कोई गन निकाल रहा है। उसने तुरंत अपनी नाइफ कस ली, लेकिन विरागे ने एक साइलेंसर लगी हुई गन निकाली और बिना माइकल की तरफ देखे, बिना पलक झपकाए माइकल के सिर में एक गोली उतार दी। माइकल का सिर सोफे पर पीछे की तरफ लुढ़क गया। वो हमेशा के लिए शांत हो गया। तुमने ये क्या किया? आराध्या गुस्से से चिल्लाई, लेकिन दबी हुई आवाज़ में। हमें माइकल जिंदा चाहिए था। वो हमें उस बॉस तक पहुंचा सकता था। माइकल उस बॉस के जूते की धूल भी नहीं है। विरागे ने बहुत ही खामोशी से अपनी खौफनाक आंखों को आराध्या पर टिकाते हुए कहा। वो सिंडिकेट का बॉस वो कोई इंसान नहीं, एक ऐसा जहर है जो इस शहर की रगों में दौड़ रहा है। वो किसी माइकल के फ़ोन से नहीं मिलता। उसे बाहर निकालने के लिए उसका साम्राज्य जलाना पड़ता है। विरागे ने अपना एक कदम आराध्या की तरफ बढ़ाया। आराध्या पीछे नहीं हटी, वो भी सीना तान कर खड़ी रही। तुम मुझे रोक नहीं सकती एजेंट। विरागे ने आराध्या की आंखों में आंखें डालते हुए एक खौफनाक और डार्क लहजे में कहा। तुम्हारी एजेंसी उस सिंडिकेट को कोर्ट में ले जाना चाहती है और मैं उन्हें शमशान ले जाना चाहता हूँ। तुम्हारे परिवार का खून जिन हाथों पर लगा है, मैं उन हाथों को जड़ से काटूंगा। विरागे ने अपनी उस भारी रूह कपा देने वाली आवाज़ में कहा और खामोशी से मुड़कर जाने लगा। लेकिन इस बार आराध्या उसे ऐसे ही जाने देने वाली नहीं थी। उसके अंदर 3 सालों से जमे हुए बर्फ़ के पहाड़ अचानक पिघलने लगे थे। वो नफ़रत, वो दर्द, वो घुटन जिसे वो एजेंट ए के उस सख्त मुखौटे के पीछे दबाए हुए थी, आज वो सब कुछ टूट गया। रुक जाओ। आराध्या के गले से एक दर्दनाक घुटी हुई चीख निकली। विरागे के कदम वहीं रुक गए। आराध्या का पूरा शरीर किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। उसकी आंखों में दहकती हुई आग थी, लेकिन उन आंखों से आंसुओं की गर्म धार भी बह निकली थी। वो तेजी से आगे बढ़ी और उसने अपने दोनों कांपते हुए हाथों से विरागे की उस काले टैक्सीडो का कॉलर पूरी ताकत से कसकर पकड़ लिया। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस महान बनने के नाटक से सब ठीक हो जाएगा? आराध्या रोते हुए विरागे के सीने पर मुक्के मारते हुए चिल्लाई। उसे कोई परवाह नहीं थी कि बाहर गार्ड है या कोई सुन लेगा। उसका दिल फट रहा था। क्यों? आराध्या की आवाज़ बीच बीच में टूट रही थी। उसने विरागे का कॉलर इतनी ज़ोर से खींचा कि उसके खुद के हाथों से नसें उभर आई। जब तुम्हें पता था कि तुम्हारे पीछे मौत पड़ी है तो तुम उस रात मेरे घर क्यों आए थे? मेरे पापा के पास क्यों गए थे तुम? उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे उस महान ख़ानदान की ग़ुलामी में निकाल दी और तुमने उन्हें क्या दिया? एक खौफनाक मौत। विरागे ने कोई विरोध नहीं किया। वो बस एक पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा रहा।
उसने आराध्या के हाथों को हटाने की कोशिश भी नहीं की। उसकी वो जेट ब्लैक आंखें आराध्या के उन बहते हुए आंसुओं को देख रही थी और हर आंसू वैराग्य के सीने में किसी खंजर की तरह उतर रहा था। तुम एक कायर हो वैराग्य, आराध्या सिसकियां लेते हुए वैराग्य के सीने पर अपना सिर झुकाकर रोने लगी, क्योंकि उसके पैरों में खड़े रहने की ताकत नहीं बची थी। मेरे आरव की उम्र सिर्फ 10 साल थी। मेरी माँ, मेरे पापा, मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। तुम्हारे एहसान और तुम्हारे इस बदले से मेरा परिवार वापस नहीं आएगा, नहीं आएगा। आराध्या की पकड़ ढीली पड़ गई और वो वहीं ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपने चेहरे को दोनों हाथों से छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसका वो वाइन रेड गाउन खून से सने उस फर्श पर फैल गया था। वैराग्य वहीं खड़ा रहा। उसका दिल एक अजीब से दर्द से कस गया था। वो चाहता तो झुककर आराध्या को गले लगा सकता था, उसे दिलासा दे सकता था, लेकिन वो जानता था कि उसके हाथ खून से रंगे हैं और वो आराध्या के इस पवित्र दर्द को अपने मैले हाथों से छूने का हक नहीं रखता। वैराग्य ने अपनी कांपती हुई उंगलियों को मुट्ठी में भींचा। उसने एक गहरी भारी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। मैं तुम्हें तुम्हारा परिवार वापस नहीं दे सकता। वैराग्य की आवाज़ इतनी सर्द थी, लेकिन उसमें एक बेबसी साफ झलक रही थी। लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी वापस ज़रूर दूंगा, और इस शहर को उस शैतान की चिता बिना मुड़कर देखे। वैराग्य उसी अंधेरे दरवाजे से बाहर निकल गया, आराध्या को उस ठंडे कमरे में अपने आंसुओं के साथ अकेला छोड़कर। 1 घंटे बाद एजेंसी हेडक्वार्टर ब्रीफिंग रूम का माहौल एकदम तनावपूर्ण था। आराध्या चुपचाप एक कोने में बैठी थी। उसने वापस अपने काले कपड़े पहन लिए थे। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी, लेकिन अब वो फिर से एजेंट ए के मोड में आ चुकी थी। उसने अपने जज्बातों को फिर से उसी लोहे के संदूक में दफन कर लिया था। चीफ राठौर टेबल के बीचों बीच खड़े थे और उनके चेहरे का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बड़ी स्क्रीन पर इंपीरियल पेरिस के पिछले दरवाजे की धुंधली सी सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। फुटेज में वैराग्य माइकल की हत्या के बाद बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। तो ये है वो, राठौर ने टेबल पर जोर से मुक्का मारा। वैराग्य प्रताप सिंह, 3 साल पहले जो मरा नहीं बल्कि अंडरग्राउंड हो गया, और अब वो लौट आया है। वो हमारे टारगेट्स को मार रहा है। देव ने आराध्या की तरफ देखा। एरा, तुम्हें पता था ना, लाउंज में उसने ही माइकल को मारा। तुमने हमें क्यों नहीं बताया? आराध्या ने देव की आंखों में देखा। क्योंकि ये मेरी लड़ाई है देव। मैं नहीं चाहती थी कि एजेंसी बीच में आए। ये तुम्हारी पर्सनल जंग नहीं है एरा, राठौर चिल्लाए। वैराग्य प्रताप सिंह एक खूंखार क्रिमिनल है। वो कानून अपने हाथ में ले रहा है। अघोर के सिंडिकेट को हम पकड़ना चाहते हैं और वैराग्य उन्हें मारना चाहता है। वो हमारी इन्वेस्टिगेशन बर्बाद कर रहा है। चीफ, कबीर की घबराई हुई आवाज़ ने पूरे कमरे का ध्यान अपनी तरफ खींचा। कबीर अपनी स्क्रीन के पीछे बैठा पसीना पसीना हो रहा था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर काँप रही थी। चीफ, माइकल के फ़ोन से जो डाटा मैंने एक्सट्रैक्ट किया है वो नॉर्मल डाटा नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? समर ने आगे बढ़कर पूछा। मतलब हम हैक हो गए हैं, कबीर ने स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा। अचानक ब्रीफिंग रूम की वो बड़ी सी स्क्रीन झिलमिलाई। माइकल की तस्वीर और वैराग्य की सीसीटीवी फुटेज एक झटके में गायब हो गई। पूरी स्क्रीन काली पड़ गई और फिर उस काली स्क्रीन पर एक लाल रंग का खौफनाक स्माइली फेस बनकर उभरा। कमरे में सन्नाटा छा गया। स्पीकर से एक बहुत ही मशीनी डिस्कॉर्टेड आवाज़ गूंजने लगी। ये वो आवाज़ थी जिसे सुनकर आधे के रोंगटे खड़े हो गए। हेलो ऑफिसर्स और हेलो एजेंट ए। आराध्या अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। मुझे पता था तुम लोग माइकल के फ़ोन के लिए आओगे। वो फ़ोन कोई खजाना नहीं था, वो तुम्हारे इस हेडक्वार्टर में घुसने का मेरा दरवाज़ा था। उस आदर्श बॉस की आवाज़ में एक खौफनाक और साइको जैसी हंसी थी। राठौर ने तुरंत चिल्लाकर कहा, कबीर, कनेक्शन काटो, सिस्टम शट डाउन करो। मैं कोशिश कर रहा हूँ चीफ, लेकिन उसने हमारा पूरा मेन फ्रेम लॉक कर दिया है। कबीर पागलों की तरह कीबोर्ड चला रहा था, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था। स्क्रीन पर वो लाल स्माइली चेहरा और बड़ा हो गया। मुझे पता है कि वो लौट आया है वैराग्य प्रताप सिंह। वो अदृश्य आवाज़ फिर गूंजी। उसने मेरा एक शिप जलाया। आज उसने मेरे एक मोहरे को मारा। उसे लगता है कि वो मुझे ढूंढ लेगा। नहीं, खेल तो अब मैंने शुरू किया है। आराध्या का दिल जोरों से धड़कने लगा। एजेंट ए, तुम वैराग्य की सबसे बड़ी कमज़ोरी हो और मेरी सबसे बड़ी ताकत।
3 साल पहले जो आग तुम्हारे घर में लगी थी वो तो सिर्फ एक चिंगारी थी। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली तबाही क्या होती है। तुम्हारी वो प्यारी सी छोटी बहन मोहिनी बोर्डिंग स्कूल में बहुत अकेली महसूस कर रही होगी, है ना? आराध्या के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसका चेहरा कागज़ की तरह सफ़ेद पड़ गया। नहीं मोहिनी, टिक टॉक एजेंट ए, टिक टॉक खेल शुरू हो चुका है। स्क्रीन एक भयंकर आवाज़ के साथ बंद हो गई। सिस्टम शट डाउन हो गया और पूरा ब्रीफिंग रूम बैकअप लाल इमरजेंसी लाइट्स में डूब गया। कमरे में सिर्फ सायरन की आवाज़ गूंज रही थी और आराध्या की भारी खौफज़दा सांसें। वो अदृश्य शैतान अब परछाइयों से बाहर आ चुका था और उसने सीधा आराध्या की सबसे दुखती रग, उसकी इकलौती बहन पर हाथ डाल दिया था। ब्रीफिंग रूम की वो लाल इमरजेंसी लाइट्स आराध्या के चेहरे पर किसी खतरे के सायरन की तरह चमक रही थी। स्क्रीन से उस आदर्श बॉस की खौफनाक हंसी गायब हो चुकी थी, लेकिन उसके शब्द आराध्या के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गूंज रहे थे। तुम्हारी वो प्यारी सी छोटी बहन मोहिनी। एरा, शांत हो जाओ, चीफ राठौर ने चिल्लाते हुए कहा। हम तुरंत पुलिस और स्पेशल फोर्स को पंचगनी कि उस बोर्डिंग स्कूल भेज रहे हैं। तुम कोई बेवकूफ़ी नहीं करोगी। प्रोटोकॉल भाड़ में गया आपका प्रोटोकॉल। आराध्या की आंखों में अब एक ऐसी खूंखार जंगली आग थी जो किसी चीफ या एजेंसी से नहीं डरती थी। वो एक झटके में मुड़ी और ब्रीफिंग रूम के दरवाजे की तरफ भागी। देव ने उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन आराध्या ने पूरी ताकत से उसे झटक दिया। अगर उसे खरोच भी आई देव, तो मैं इस शहर में किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आराध्या चिल्लाई। उसकी आवाज़ में एक बड़ी बहन की वो दर्दनाक तड़प थी जिसके पास अब खोने के लिए सिर्फ एक ही इंसान बचा था। वो दौड़ते हुए वेपन रूम में घुसी। उसने बिना सोचे समझे 2 ऑटोमेटिक गन, एक्स्ट्रा मैगजीन्स और कुछ स्मोक ग्रेनेड्स अपने डफल बैग में घुसे। पार्किंग लॉट में पहुंचकर उसने एजेंसी की सबसे तेज ब्लैक एसयूवी का दरवाज़ा खोला और इंजन स्टार्ट कर दिया। बारिश फिर से शुरू हो गई थी, लेकिन आराध्या के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी, समय। पंचगनी यहाँ से कम 2 घंटे का रास्ता था और उस शैतान के आदमी शायद पहले ही वहाँ पहुँच चुके होंगे। आराध्या ने एक्सीलेटर को पूरी ताकत से दबा दिया। कार एक भयंकर चीख के साथ हेडक्वार्टर के बाहर उस अंधेरी सड़क पर उड़ चुकी। स्पीडोमीटर की सुई 140 पार हो चुकी थी। कार बारिश को चीरते हुए भाग रही थी। स्टीयरिंग व्हील को पकड़े हुए आराध्या के हाथ सफ़ेद पड़ गए थे। उसकी आंखों से आंसुओं की एक कतार बह रही थी जिसे वो बार बार गुस्से से पोंछ रही थी। आरफ, पापा, माँ। उसे फिर से वो खौफनाक रात याद आ रही थी। नहीं, मैं मोहिनी को नहीं मरने दूंगी। भगवान प्लीज़ नहीं, उसे कुछ मत होने देना। आराध्या मन ही मन गिड़गिड़ा रही थी। जो लड़की भगवान या इंसान किसी पर भरोसा नहीं करती थी, वो आज मौत के खौफ से काँप रही थी। सेंट जूडस गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल, पंचगनी। रात 3:40 बजे। पहाड़ियों के बीच बसा ये स्कूल आज रात एक भूतिया महल जैसा लग रहा था। तेज हवाओं से पेड़ों के पत्ते सनसना रहे थे। पूरे कैंपस की लाइट्स कटी हुई थी। सिर्फ घना अंधेरा और बारिश का शोर था। आराध्या की एसयूवी स्कूल के मेन गेट के कुछ दूर पहले आकर रुकी। उसने गन लोड की और कार से बाहर कदम रखा। मेन गेट आधा खुला हुआ था। गार्ड्स के कैबिन का शीशा टूटा हुआ था और अंदर खून के छींटे थे। गार्ड्स की लाश ज़मीन पर पड़ी थी। आराध्या का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। मैं लेट हो गई। उसने अपनी सांसों को काबू किया और एजेंट वाले मोड में आ गई। वो खामोशी से गेट पार करके हॉस्टल बोर्डिंग की तरफ बढ़ी। हॉस्टल का बाहरी लकड़ी का दरवाज़ा अंदर से टूटा हुआ था। आराध्या दबे पांव अंदर दाखिल हुई। कॉरिडोर में शमशान जैसी शांति थी। बच्चियों को शायद नींद की दवा या गैस सुंघा दी गई थी, क्योंकि कोई भी जाग नहीं रही थी। मोहिनी का कमरा 3री मंजिल पर रूम नंबर 304 था। आराध्या सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगी। जैसे ही वो 3री मंजिल की कॉरिडोर में पहुंची, उसने देखा कि 4 भारी भरकम टैक्टिकल गियर पहने हुए कातिल रूम 304 के दरवाजे के पास खड़े थे। उनमें से एक दरवाजे का लॉक तोड़ने के लिए मशीन लगा रहा था। जल्दी कर, बॉस को वो लड़की जिंदा चाहिए, बाकी सबको जला देंगे, एक कातिल ने फुसफुसाते हुए कहा। जला देंगे? शब्द सुनकर आराध्या के अंदर का खून खौल गया।
उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसने कोई कवर नहीं लिया, कोई प्लान नहीं बनाया। वो सीधे अंधेरे से बाहर आई और अपनी गन का ट्रिगर दबा दिया। 2 कातिलों के सीने छलनी हो गए और वो वहीं ढेर हो गए, लेकिन बाकी दोनों बेहद फुर्तीले निकले। उन्होंने तुरंत कवर लिया और आराध्या पर जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। कॉरिडोर गोलियों की आवाज़ से गूंज उठा। दीवार की ईंटें और शीशे टूटकर आराध्या पर गिरने लगे। उसने एक पिलर के पीछे छुपकर अपनी गन रीलोड की। वो पागलों की तरह लड़ रही थी, लेकिन वो अकेली थी। तभी उसके पीछे से, जहाँ अंधेरा था, एक 5वां कातिल जो सीढ़ियों पर छिपा था, बिना आवाज़ की आराध्या के बिल्कुल पीछे आ खड़ा हुआ। उसने अपनी गन आराध्या के सिर के पीछे तान दी। आराध्या को आहट महसूस हुई, लेकिन मुड़ने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। मौत उसके सिर पर खड़ी थी। गुड बाय एजेंट। उस कातिल ने अपनी गन का ट्रिगर दबाने के लिए उंगली कसी, लेकिन ट्रिगर दबने से 1 मिलीसेकंड पहले अंधेरे में एक बहुत ही लंबा, भारी और खौफनाक हाथ बाहर निकला। उस हाथ ने उस कातिल के गन वाले हाथ को इतनी बेरहमी से पकड़ा कि गन की दिशा छत की तरफ हो गई और साथ ही एक भयंकर क्रैक की आवाज़ गूंजी। उस कातिल की कलाई टूट चुकी थी। कातिल चीखता उससे पहले ही एक तेज धार वाले खंजर ने पीछे से उसकी गर्दन को आर पार चीर दिया। गर्म खून की एक फव्वारा आराध्या के चेहरे के पास से गुजरी और वो कातिल जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। आराध्या ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। बाहर कड़कड़ाती बिजली की नीली रोशनी खिड़की से अंदर आई और उस रोशनी में आराध्या ने जो देखा, उसकी सांसें वहीं थम गई। काले ओवरकोट में, जिसके ऊपर बारिश का पानी और कातिलों का खून चमक रहा था, विरागे प्रताप सिंह खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई खौफ, कोई जल्दबाजी नहीं थी। उसकी वो गहरी सर्द आंखें आराध्या को इस तरह देख रही थी जैसे कह रही हो, तुमने क्या सोचा था, मैं तुम्हें यहाँ अकेले मरने दूंगा। आराध्या सदमे में थी। विरागे यहाँ कैसे? एजेंसी से भी पहले। लेकिन सवाल पूछने का वक्त नहीं था। सामने वाले दोनों कातिल फिर से फायरिंग करने लगे। विरागे ने आराध्या की तरफ देखा भी नहीं। वो एक खूंखार शैतान की तरह अपनी जगह से हटा। उसने ना कोई गन निकाली, ना कोई कवर लिया। वो सीधा उन गोलियों की बौछार के बीच से होता हुआ आगे बढ़ा। एक कातिल ने विरागे पर गोली चलाई, लेकिन विरागे ने उसे अपनी बाह पर खा लिया, जैसे उसे दर्द महसूस ही ना होता हो। अगले ही पल विरागे ने उस कातिल की गर्दन को अपने दोनों नंगे हाथों से पकड़ा और एक झटके में उसे हवा में उठाकर दीवार पर इतनी जोर से पटका कि उसकी खोपड़ी चटक गई। आखिरी कातिल डर के मारे कांपने लगा। वो भागने ही वाला था कि विरागे ने ज़मीन से गिरी हुई एक गन अपने बूट से उछालकर हाथ में ले ली और बिना देखे ही एक फायर कर दी। गोली सीधे उस आखिरी कातिल के पैर में लगी और वो चीखता हुआ गिर पड़ा। पूरा कॉरिडोर अब लाशों और खून से सन चुका था। आराध्या का पूरा शरीर कांप रहा था। वो उठी और पागलों की तरह रूम नंबर 304 की तरफ भागी। उसने अपनी गन से दरवाजे के लॉक पर गोली चलाई और दरवाज़ा लात मारकर खोल दिया। मोहिनी! आराध्या चीखते हुए अंधेरे कमरे से घुसी। कमरे के कोने में 2 पलंगों के बीच 17 साल की मोहिनी घुटनों में सिल दिए बुरी तरह कांप रही थी। गोलियों की आवाज़ ने उसे खौफ से सुन कर दिया था। दीदी! आराध्या की आवाज़ सुनते ही मोहिनी फूट फूट कर रोती हुई बाहर आई और अपनी बड़ी बहन के गले से चिपक गई। कुछ नहीं हुआ, मैं आ गई मेरा बच्चा। आराध्या ने मोहिनी को अपने सीने से कसकर भींच लिया। आराध्या के वो सारे आंसू, सारा एजेंट वाला मुखौटा इस पल में बह गया। वो मोहिनी के बालों को चूम रही थी और खुद भी बच्चों की तरह रो रही थी। वो आज अपने परिवार के इस आखिरी अंश को बचाने में कामयाब हो गई थी। दरवाजे के बाहर विरागे खामोशी से खड़ा उन दोनों बहनों को देख रहा था। उसकी काली सर्द आंखों में एक अजीब सा ठहराव आ गया था। आराध्या को अपनी बहन से लिपट कर रोते हुए देखकर विरागे को अपनी वो जलती हुई हवेली याद आ गई। वो चीखें, वो आग, जहाँ वो अपनों को नहीं बचा पाया था, लेकिन आज उसने एक परिवार को उजड़ने से बचा लिया था। विरागे का अपना बायां हाथ खून से लथपथ था, जहाँ उसे गोली लगी थी, लेकिन उसे उसका कोई एहसास नहीं था। तभी आराध्या ने मोहिनी को हल्का सा खुद से अलग किया और दरवाजे की तरफ देखा। विरागे खून और लाशों के बीच खड़ा था।
तुम। आराध्या की आवाज़ काँप रही थी। नफरत और गुस्से की जगह आज उसकी आंखों में एक अजीब सी उलझन और सवाल था। तुम्हें कैसे पता चला? विरागे ने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और अपने खंजर का खून बहुत ही शांति से पोंछते हुए कहा, तुम्हारी एजेंसी के सिस्टम से ज़्यादा मेरे खबरी तेज है। जिस दिन मुझे पता चला कि आघोर का सिंडिकेट जिंदा है, उसी दिन से तुम्हारे और तुम्हारी बहन के चारों तरफ मेरे सायों का पहरा है। आराध्या अवाक रह गई। मतलब विरागे 3 सालों से मोहिनी पर नज़र रखे हुए था, उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। तुम एक मशीन बन सकती हो एजेंट। विरागे ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी भारी आवाज़ उस खामोश कमरे में गूंज उठी। लेकिन तुम वो इंसान नहीं बन सकती जो उस सिंडिकेट से लड़ सके, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए अभी भी ये छोटी बहन बाकी है। विरागे ने अपनी वो खौफनाक जेट ब्लैक आंखें आराध्या में गाड़ी। और मेरे पास? विरागे ने एक बहुत ही खौफनाक और खाली मुस्कान दी। मेरे पास खोने के लिए सिर्फ मेरी जान बची है, और ये जान अब तब तक नहीं निकलेगी जब तक मैं उस बॉस का सिर्फ जड़ से अलग करके तुम्हारे कदमों में न डाल दूं। विरागे मुड़ा और उस अंधेरे कॉरिडोर में गायब होने लगा। विरागे! आराध्या ने अचानक पीछे से पुकारा। विरागे के कदम रुके, लेकिन वो पलटा नहीं। तुम खून खून बह रहा है। आराध्या ने उसकी बाह की तरफ इशारा करते हुए कहा। आज पहली बार 3 सालों में पहली बार आराध्या की आवाज़ में विरागे के लिए नफरत की जगह एक इंसानियत वाली फिक्र थी। विरागे ने बिना पीछे देखे अपनी वो भारी और डार्क आवाज़ में जवाब दिया, जिनका दिल पहले से ही मर चुका हो, उन्हें जिस्म के घाव महसूस नहीं होते, और वो हमेशा के लिए उस अंधेरे में विलीन हो गया। आराध्या अपनी बहन को सीने से लगाए वहीं ज़मीन पर बैठी रही। उसका दिमाग सुन्न था। वो इंसान जिसे वो दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, जिसे वो अपने हाथों से मारना चाहती थी, आज वही इंसान उसके लिए, उसके परिवार के लिए एक ऐसा खामोश फरिश्ता बन गया था जिसके साए के बिना आराध्या एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती थी। नफरत की उस दीवार में आज एक बहुत बड़ी दरार आ चुकी थी, और इस दरार से अब एक ऐसा डार्क और इंटेंस रिश्ता शुरू होने वाला था जो शहर के पूरे अंडरवर्ल्ड को राख कर देगा।